नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 7 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों से विषय कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 30 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, 31 मार्च। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 31 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने तथा उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए 2017 से, देखिए कब से शुरुआत हुई इसकी, 2017 से हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग, मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पीछे मतलब 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर जो फेमस डेज हैं, प्रमुख दिन हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे बात करेंगे 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और साथ में आरबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस एक ही बात है, आपको याद रखना है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल की बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस तथा विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया जाता है। 4 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो 4 अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1950 में हुई थी। और 7 अप्रैल को जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इसकी अगर थीम पूछ ले तो आपको याद रखना है प्लेनेट और हेल्थ, मतलब सेफ प्लेनेट सेफ हेल्थ, मतलब इसका क्या है, हमारी थीम रही थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में HAL से कितने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। तो ऑप्शंस आपके सामने 14, 15, 18 या 20। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 15। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है कि सुरक्षा मामलों की समिति ने 3887 करोड़ रुपए की लागत से 15 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को आज मंजूरी दी है। मतलब आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या रहेगी कि भाई इसके अंदर कितनी लागत आएगी, 3887 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टोटल कितने हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं, 15। अब बात करते हैं HAL के बारे में। HAL की फुल फॉर्म की बात, मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम है श्री आर माधवन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात है तो क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहम थोर्प को हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच चुना गया है। ऑप्शंस हैं थाईलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है किसे नया, मतलब जो कोच, मुख्य कोच चुना गया है, ग्राहम थोर्प को नया कोच चुना गया है अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालतों के आदेशों की तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रशासित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं फास्टर, सेकंड क्राइम, थर्ड टाइम, फोर्थ वॉच। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपको याद रखना है फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किया है। और ये कब किया है, 1 अप्रैल को किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फास्टर की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो फास्टर की फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब क्या है, इसका जो उद्देश्य है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का वो क्या है कि अदालतों में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, केसेस को पेंडिंग रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए यह जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अरब सागर में 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है फ्रांस। आपको याद रखना है
कि भारत और फ्रांस ने फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में, कौन से सागर में, अरब सागर में कितने दिवसीय, 5 दिवसीय, और अभ्यास का नाम क्या है, वरुण नाम है। तो इसका जो समापन है वो अब हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 के 20वें संस्करण, मतलब आपको ये भी पूछ सकता है कौन सा एडिशन था, ये अभ्यास का 20वां एडिशन था। संस्करण का समापन कौन सी तारीख को किया है, 3 अप्रैल को किया है। इस साल किए गए अभ्यास के विस्तृत दायरे में समुद्री परिचालन के व्यापक श्रेणियों स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है कि समुद्री जो परिचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम्स हैं उनको भी इस अभ्यास के अंदर शामिल इस वर्ष किया गया है। यह इस अभ्यास का 20वां संस्करण था जो 3 अप्रैल को खत्म हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है UNFPA, सेकंड है यूनेस्को, थर्ड है IMF और फोर्थ है WHO। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट UNFPA। UNFPA की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट है वो क्या कहती है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल कुल 121 मिलियन गर्भधारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। मतलब क्या है, 121 मिलियन जो प्रेगनेंसीज होते हैं उसके अंदर लगभग हाफ प्रेगनेंसी अनवांटेड होती हैं, अनइंटेंटेड होती हैं। उसके बाद कहता है विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भ अवस्था से बचना चाहती हैं वो गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर नंबर्स की बात करते हैं, भयावह ये तस्वीर है कि जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हैं उनको अवॉइड करने के लिए, जैसे गर्भधारण हो गया उसके बाद उसको गर्भपात करने के लिए अलग अलग जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है कि वो जो फेयर तरीके हैं उनका यूज नहीं हो रहा है। ये सारे की सारी जो डिटेल है इस रिपोर्ट में बताई गई है और ये किसके द्वारा जारी की गई है, UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स के द्वारा जारी की गई है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात, सॉरी इसके जो हेड है उनकी बात करें तो उनका नाम नतालिया कैनम है। अगर हम UNFPA के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी। ये चीज़ आपको इसमें से याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आईडीथॉन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ट्राई, सेकंड है ED डायरेक्टरेट ऑफ थर्ड है सेबी, फोर्थ है RBI। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर थर्ड सेबी। तो सेबी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, आपको याद रखना है सेबी का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, माधवीपुरी बुच है, ने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, NSDL, DSL, के फिनटेक, CMS, लिंक इन टाइम और MCX सहित विभिन्न संस्थानों के सहयोग से 6 सप्ताह तक चलने वाले आइडियोथॉन मंथन का शुभारंभ किया है। तो आपको याद रखना है कि भाई इसने जो ये सेबी है, मतलब ये क्या करती है, जो व्यापार वगैरह का जो संगठन है उसको कंट्रोल करते हुए किस हिसाब से, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि सेबी ने क्या कर दिया, जो स्टॉक मार्केट के अंदर कोई कंपनी लिस्टेड थी उसको आउट कर दिया। इस तरह से मतलब क्या करती है, नियामक संस्था के रूप में काम करती है और इसी ने मंथन नाम के आइडियोथॉन की मतलब जो है लॉन्च किया है। और कितने सप्ताह तक ये चलने वाला है, 6 सप्ताह तक ये चलने वाला है। अगर सेबी की बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई भारत के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। आपको याद रखना है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एमिट टिल एंटी लीचिंग एक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एक्ट है ये क्या कहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एमिट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने लीचिंग को एक संज्ञेय घृणा अपराध के रूप में, मतलब एक एक्ट पास हुआ है जिसमें जो लीचिंग होती है
उसको क्या कर दिया है, संज्ञा ग्रहणा अपराध के रूप में परिवर्तित कर दिया है। एक टाइम की बात है जब बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ लोगों पर अत्याचार हुआ था, तो उसी के बदले में ये एक्ट के ऊपर साइन किए गए हैं। इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस समझौते के ऊपर या इस एक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके जो ऑप्शंस आपके सामने वो हैं रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है, भारत ने कौन से देश के साथ अभी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये जो समझौता वो कब हुआ है? वो 2 अप्रैल, वाणिज्य इसमें पढ़ेंगे हम, 2 अप्रैल वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है अपने? पीयूष गोयल। आपको याद रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री कौन है? डैन टेहन ने एक ऑनलाइन समारोह में, मतलब ये फिजिकली मीटिंग नहीं थी, एक ऑनलाइन जो प्रोग्राम था, ऑनलाइन समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। मतलब भारत से जो सामान ऑस्ट्रेलिया जाएगा उसके ऊपर टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी की जाएगी इस समझौते के तहत। तो आपको याद रखना है, भारत के उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल। और किस ऑस्ट्रेलिया के कौन है? डैन टेहन। इनके बीच में ये समझौता हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन: पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है श्रीलंका। आपको याद रखना है, श्रीलंका जो हमारा हमारे जो दक्षिण में स्थित है, इसके अंदर पर्यटन के हिसाब से ही पैसे की कमाई होती है। मतलब लोगों की जो दैनिक उनका जो काम है वो पर्यटन था, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि उसी तरफ के कंट्री के जो लोग हैं वो पर्यटन के लिए श्रीलंका में जाते थे और विदेशी मुद्रा का वहाँ पर उपयोग करते थे और वहाँ की जो दिनचर्या वो चलती थी। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है तो वहाँ पर पर्यटनों का आना जाना बहुत ही मतलब ख़त्म हो चुका है। इस वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो क्रैश कर गई है। और इसी चीज़ को देखते हुए, इसी आर्थिक संकट को देखते हुए वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपको ये चीज़ याद रखना है श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय अरबपति देश में हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर रही है? मतलब भारत की कौन सी महिला अपने भारत में शीर्ष स्थान पर रही है? ऑप्शंस हैं नीता अंबानी, फाल्गुनी नायर, श्रेया घोषाल या फोर्थ ऑप्शन श्वेता सिंह। इस लिस्ट का मतलब क्या है कि जो अपने आप से अपने बलबूते के ऊपर क्या बनी है, मतलब अरबपति बनी है, उन महिलाओं की लिस्ट में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। जैसे भारत की एक लिस्ट आती है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अरबपति, मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो जैसे अभी की बात करते हैं तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन चल रहे हैं? गौतम अडानी चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? मुकेश अंबानी आते हैं। तो इसी तरह से जो अपनी मेहनत से अरबपति बनी है भारत में, वो कौन सा उनका नंबर है? तो आपके सामने ऑप्शन जो थे उनमें से सेकंड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, फाल्गुनी नायर। अब बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार अब दुनिया में टोटल 124 सब निर्मित महिला अरबपति। ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोटिफाई किया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 124 ऐसी महिलाएं जो अपने आप से अरबपति बनी हैं। और अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले में तो यह 6 कम है। पिछले साल इस लिस्ट में 6 और थी, मतलब पिछले साल इनकी गिनती कितनी थी? 130 थी। अब की बार इनकी गिनती कितनी है? 124 है। और जो भारत की 3 महिलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे तो नायका कंपनी की फाल्गुनी नायर है फर्स्ट नंबर पर, बायोकॉन कंपनी की किरण मजमूदार शाह है और थर्ड नंबर पर कौन है? जोहो है, राधा वेम्बू, ठीक है। जोहो कंपनी की राधा वेम्बू है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट पे नायका की फाल्गुनी नायर, सेकंड नंबर पे किरण मजमूदार शाह और जोहो कंपनी की राधा वेम्बू इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारत के अंदर। अगर बात करते हैं महिलाओं की स्वनिर्मित अरबपतियों की नवीनतम हुरून सूची में, ये सारी जो तीनों महिलाएं ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान SBSAP विकसित करने के लिए
WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश ने WWF के साथ क्या किया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की क्या कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर। इनके जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है, पेमा खांडू। इनके जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, BD मिश्रा। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे ईस्टर्न कंट्री मतलब ईस्टर्न जो कंट्री है हमारी, मतलब हमारा जो ईस्ट का पार्ट है उसकी एक मतलब बहुत ही अच्छी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और इसी ने क्या किया है, WWF के साथ स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान के ऊपर साइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है? देखिए प्रसारण का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट वगैरह से सिस्टम है ये। तो इसके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ब्रॉडकास्ट माई पोर्टल, यूथ सेवा पोर्टल या हायर योर पोर्टल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रसारण लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब जैसे अभी आप सुनते हो कि 4G का लाइसेंस, 3G का लाइसेंस, 5G का लाइसेंस। तो इस तरह के ना जो ब्रॉडकास्ट होते हैं या मतलब कोई भी टीवी चैनल या कुछ भी होता है उसमें ये क्या चाहिए होता है, लाइसेंस ही होता है। तो इसमें बताया गया है प्रसारण लाइसेंस अनुमति और पंजीकरण के लिए आवेदनों की तेजी से फाइलिंग और पर संस्करण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट लॉन्च की है। मतलब क्या है कि क्यों की गई है, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन आती थी किसी भी तरह के लाइसेंस के लिए या कोई और तरह का कोई काम के लिए, जब एप्लीकेशन आती थी उसमें बहुत ही टाइम लग जाता था। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है। और इन्हीं कामों की वजह से मतलब जो ये लाइसेंस वगैरह की जो प्रोसेस है वो इससे क्या हो जाएगी, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सैटेलाइट टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, MSO, सामुदायिक रेडियो स्टेशंस और निजी FM चैनलों की मदद करेगा। मतलब आप समझ चुके हो जैसे जो रेडियो चलती है या जो हमारे टीवी चैनल सैटेलाइट से चलते हैं उनके लिए अगर जैसे कोई नया चैनल खुलता है तो उसको क्या चाहिए, कोई लाइसेंस चाहिए, उसको अनुमति चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो उसके लिए स्पीडअप में काम कैसे हो पाएगा, इस नई वेबसाइट के थ्रू वो हो पाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है ईरान, हंगरी, बुल्गारिया या पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, हंगरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, विक्टर ऑर्बन को चुना गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हंगरी के इस जो नए प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। मतलब पहले ये 3 बार बन चुके थे, अब की बार फिर से इन्हें चुना गया है। मतलब टोटल कितनी बार चुना जा चुका है, इनको 4 बार चुना जा चुका है। 58 वर्षीय पुतिन समर्थक नेता 2010 से, मतलब ये किसके समर्थन है, मतलब किसके समर्थक है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके समर्थक हैं और 2010 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वह 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद से देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता भी रहे हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर ऑर्बन देश मतलब हंगरी देश के मतलब 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और 1989 के बाद मतलब साम्यवाद के खत्म होने के बाद सबसे लंबी जो पारी खेली है वो किसने खेली है, एज ए प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने खेल ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में 13 नए जिलों की घोषणा की है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन ओडिशा या फोर्थ राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 13 नए जिलों की घोषणा की है। पहले इसके अंदर 13 जिले थे और अब इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर नए जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो 13 जिले इसमें पहले थे और 13 की इसमें नई घोषणा हुई है, तो टोटल मिला के इसके अंदर 26 जिले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जगन मोहन रेड्डी सरकार मतलब इनके CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जिलों का निर्माण किया गया था। मतलब इन जिलों का जो निर्माण किया गया वो कैसे किया गया है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर किया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या अब 26 हो गई है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश पहले एक ही होता था,
थोड़े दिन पहले ही इसमें से इसको अलग कर दिया गया और उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि आंध्र प्रदेश ने एक साथ 13 नए जिले बनाए हैं और जिसकी वजह से इसकी जो जिलों की संख्या वो 26 हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इस देश ने हाल ही में अफीम की खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा या ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, अफगानिस्तान। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, काबुल। और यहाँ पर अब किसकी जो सरकार या किसका राज चल रहा है, तालिबान का राज चल रहा है और उन्होंने क्या किया, अफीम की खेती के ऊपर वहाँ पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 2022 की थीम क्या है। ऑप्शंस है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, सेकंड सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड वार, सस्टेनेबल लाइफ बियॉन्ड कोविड-19 या सस्टेनेबल शिपिंग फॉर कोविड-19। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है जो 5 अप्रैल को अभी सेलिब्रेट किया गया है, उसकी जो थीम है वो क्या, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 है। अब बात करते हैं इसके बारे में। भारत ने हाल ही में 59वां, मतलब आपको याद रखना है कि जो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को, ये कौन सा इसका संस्करण है या कौन सा एडिशन है, 59वां ये इसका संस्करण है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया है जो हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1964 में इस दिन की पहली वर्षगांठ आयोजित की गई थी। तो मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 1964 में पहली बार इसकी वर्षगांठ आयोजित की गई थी। और अब की बार जो ये मनाया गया ये कौन सा है, 59 है। इसकी थीम क्या है जो हमने अभी डिस्कस की, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसकी थीम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखरेख करता है। ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय क्या करता है, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, उसकी देखरेख करता है। अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो वित्त मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखरेख करता है जिसका उद्देश्य है महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय श्रेणियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मतलब क्या है कि जो इस कैटेगरी के जो लेडी फीमेल है या एससी कैटेगरी के पर्सन हैं या एसटी कैटेगरी के पर्सन हैं, उनको ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके। इसी वजह से ये क्या है, जो वित्त मंत्रालय है वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम चला रहा है और इसकी देखरेख भी यही मंत्रालय करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव, गणगौर फेस्टिवल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, राजस्थान। आपको याद रखना है जो गणगौर महोत्सव है वो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर मनाया जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये त्यौहार है इसकी बात करते हैं। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने, मतलब इसको कौन, इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, राजस्थान पर्यटन विभाग करता है। ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस उत्सव का आयोजन किया। मतलब पिछले 2 सालों से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था। किसकी वजह से नहीं हो रहा था, वो कोविड-19 की वजह से नहीं हो रहा था। इस उत्सव का आयोजन किया है। यह उत्सव 3 अप्रैल से शुरू हुआ है और यह कितने दिनों तक चलता है भाई, 18 दिनों तक चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो ये गणगौर महोत्सव है ये कितने दिनों तक चलता है। तो आपको याद रखना है ये 18 दिनों तक चलता है। कहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली राजस्थान के अंदर किया जाता है और इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, पर्यटन विभाग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव मेहता, दीक्षित सिंगला, थर्ड ऑप्शन विनय मोहन क्वात्रा या फोर्थ ऑप्शन नीरज गुलाटी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है विनय मोहन क्वात्रा। आपको याद रखना है भारत के नए विदेश जो सचिव हैं वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और ये कौन से बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। विनय क्वात्रा मौजूद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। मतलब आज की अगर बात करते हैं, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो मतलब इनसे पहले विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला पहले इससे क्या रहे हैं, विदेश सचिव रहे और इनका स्थान कौन लेने वाले हैं, विनय मोहन क्वात्रा इनका स्थान लेने वाले हैं और ये 1988 के आईएफएस अधिकारी हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सेकंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड, थर्ड ग्रैमी अवार्ड या फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ग्रैमी अवार्ड। ये चीज आपको याद रखनी है। रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फाल्गुनी शाह, मतलब आपको याद रखना है कि ये कौन है? भारतीय अमेरिकी गायिका और गीतकार हैं फाल्गुनी शाह, जिन्हें फालू कहा जाता है, ने अपने एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड, मतलब कौन से एल्बम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब इसके बाद बात करते हैं 64 से वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार, मतलब ये इसका जो 2022 में ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, कौन सी इसका एडिशन है? 64th इसका एडिशन है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के विजेताओं में 2 भारतीय संगीतकार शामिल हैं। एक का नाम तो आप जैसे जानते हैं क्या है? रिकी केज, और दूसरे का नाम क्या है? ये फाल्गुनी शाह। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है, मैस्कट है? ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्ड है प्लास्टिक पोल्यूशन या फोर्थ है लैंड पोल्यूशन। मतलब प्रकृति नाम का एक शुभंकर अभी लॉन्च किया गया है, ये किसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लास्टिक पोल्यूशन। आपको याद रखना है, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया मैस्कट लॉन्च किया गया है, एक नया शुभंकर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है भाई? प्रकृति। ये चीज आपको याद रखनी है, इसका जो नाम है वो क्या है? प्रकृति नाम है। अब बात करते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, तो आपको याद रखना है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति शुभंकर लॉन्च किया है, जो जीवन में छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकता है। मतलब क्या है कि जैसे अभी एक थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो अंटार्कटिका है, जो कि एक निर्जन क्षेत्र है जहाँ पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हद से ज़्यादा जो प्लास्टिक है उसके जो कूड़े के भंडार है वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। मतलब क्या, एक तरह से हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है या इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है इस प्लास्टिक की वजह से। और इसी चीज़ को देखते हुए प्रकृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में हमें जागरूक करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस एयर क्वालिटी डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? ऑप्शन है 80%, 90%, 99% या 85%। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? 99%। तो जो ये रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से, वो क्या कहती है कि जो दुनिया का 99% हिस्सा है वो अनसेफ हवा या अनक्लीन एयर के अंदर क्या करता है? सांस लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस की 2022 की अपडेट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया की 99% आबादी WHO की वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हवा में सांस लेती है। मतलब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की अगर बात करते हैं, तो इसके हिसाब से जितना होना चाहिए हमारे जो वर्ल्ड है उसका इंडेक्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। और 99% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इस दूषित हवा के अंदर सांस लेती है, ऐसा WHO ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए, ग्रीन स्टील का मतलब ये नहीं कि हरे रंग की स्टील, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पोल्यूशन फ्री स्टील। क्या इसका मतलब? पोल्यूशन फ्री स्टील है। ग्रीन का जब भी वर्ड मतलब इस तरह से यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? पोल्यूशन फ्री है, ठीक है ना। तो पहले जब भी स्टील का अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होती थी, तो उसमें क्या होता था? बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी इस प्रोसेस के अंदर। तो अब की बार क्या किया है, एक देश ने पहल की है, हाइड्रोजन का यूज किया है, हाइड्रोजन जलाकर क्या बनाया है? स्टील का उत्पादन किया है। तो यह कौन से देश ने किया है? ऑप्शन है सूडान, स्वीडन, अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है स्वीडन। आपको याद रखना है, स्वीडन ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर जब वो जो स्टील का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील हो रही है, तो उसमें वो दूसरे फ्यूल्स का यूज ना करके हाइड्रोजन का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी तरह का पोल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया है। तो स्वीडन ने स्टील उत्पादन में शामिल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें कोकिंग कोल की जगह, कोकिंग कोल का मतलब क्या होता है? कोयले की जगह किसका यूज किया गया? हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यूज किया गया। स्वीडन कंट्री, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, हाल ही में
खबरों में रही ब्लू नाइल नदी, ब्लू नाइल रिवर का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड चाइना, थर्ड ऑप्शन इथोपिया या फोर्थ ऑप्शन चिली। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, इथियोपिया। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये मतलब जो ये नदी है ये चर्चा में क्यों है। नील नदी की सहायक नदी है, इसका क्या नाम है? ब्लू नाइल नदी है। ये क्या है? जो नील नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है उसकी क्या है? सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है इथियोपिया में, कहाँ पर है? टाना झील से निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो ये नदी है ब्लू नाइल नदी, ये इथियोपिया के टाना झील से निकलती है और इथियोपिया और सूडान से होकर जाती है। दो कंट्रीज को कवर करती है, इथियोपिया और सूडान से। सूडान के सेनार प्रांत में ब्लू नाइल नदी पर हुई एक जहाज की दुर्घटना में 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें सभी महिलाएं थी। मतलब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वहाँ पर उस नदी के अंदर, कहाँ पर? सूडान में, उस नदी में एक जहाज के डूबने से क्या हो गई? 23 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके अंदर सारी महिलाएं थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से क्या है? चर्चा में है। ब्लू नाइल अफ्रीकी देशों में लोगों और सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीकी देशों में लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भाई आपको याद रखना है ब्लू नाइल नदी है। इसका उद्गम स्थान कौन से देश में? इथियोपिया में। और किस जगह में? टाना झील के अंदर इसका उद्गम स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? ऑप्शंस रशिया, चाइना, अमेरिका, पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रशिया। ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक ये ग्रुप है। तो यह किससे बिलोंग करता है? रशिया से बिलोंग करता है। वैगनर ग्रुप रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है। ब्रिटिश सैन्य खुफिया एजेंसी के अनुसार वैगनर ग्रुप के 1000 भाड़े के सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है। तो अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इससे पहले तो जब हंगरी के ऊपर कब्जा हुआ था ना, सॉरी हंगरी ने एक दूसरे देश के ऊपर कब्जा हुआ था, तब भी ये ग्रुप है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा खूंखार ये ग्रुप माना जाता है। तो इसके लगभग 1000 सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया गया है। यह समूह पिछले 8 वर्षों से यूक्रेन, सीरिया और अफ्रीकी देशों में सक्रिय है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा ग्रुप है जो इन देशों के अंदर सक्रिय है? रशिया का वैगनर ग्रुप। और ये क्या है? इसकी एक निजी सैन्य कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई के में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। आपको यह चीज़ याद रखनी है। संसद ने बिल पास कर दिया है और दिल्ली के जो 3 नगर निगम है उनको मिलाकर एक कर दिया है और ये मतलब दिल्ली है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, संसद ने दिल्ली नगर निगम विधेयक पारित किया जो बेहतर योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक एकल और एकीकृत इकाई में एकीकृत करने के प्रयास करता है। मतलब क्या है कि जो इनकी मैनेजमेंट थी उसको अच्छा करने के लिए इन 3 नगर निगमों को क्या कर दिया? एक कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए है। क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव की घोषणा की गई है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन डीसी, लंदन, नई दिल्ली या कतर। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट के अंदर बताना है और आप हमें कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस हो कि आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हो और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।